डायबिटीज, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायबिटीज आयुर्वेद में 21 प्रकार की बताई गई है। 20 प्रकार की डायबिटीज को प्रमेह बोला गया है और एक प्रकार की डायबिटीज को मधुमेह बोला गया है। प्रमेह वो अवस्था है जिसे ठीक किया जा सकता है और मधुमेह वो अवस्था है जिसके साथ हमें जीना सीखना होता है। आज की जो मॉडर्न साइंस है वो डायबिटीज को दो हिस्सों में हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक में बांटती है। हाइपोग्लाइसेमिक यानी रक्त में शर्करा का अभाव, और हाइपरग्लाइसेमिक यानी रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा। हम लोग डायबिटीज को दो दूसरे स्तरों से मापेंगे। वो माप है जो बेसिकली सिर्फ मधुमेह को जांचने के काम आता है, जिसको हम फास्टिंग और पीपी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया था, हमारे कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज स्टोर होना चाहिए या होगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का शुगर लेवल 70 और 210 हो और उसे शुगर ही हो। क्या पता वो उसकी बॉडी के एनर्जी लेवल को दर्शा रहा हो। तो हम ये तुलना करते हैं जो फास्टिंग और बीपी के बीच में डिफरेंस होता है उससे। यदि ये डिफरेंस 40 से लेकर 80 के बीच तक है तो ये एक स्वस्थ अवस्था मानी जा सकती है। अगर 40 है तो अच्छा है, 60 है तो थोड़ा खराब है, 80 है तो बॉर्डर लाइन है। यदि यही अवस्था 40 से कम हो जाए तब हम मधुमेह को देखेंगे। अगर 40 से ज्यादा आ रही है तो प्रमेह लेंगे, 40 से कम आ रही है तो मधुमेह को देखेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाता है तो हम डायबिटीज को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अपने बीपी और थायराइड को शुगर के साथ जोड़कर। जैसा मैंने थायराइड के बारे में बताया था कि थायराइड 5 महीने में पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, बशर्त हमें उसकी कंडीशन का पता हो और हम उसे बदलना चाहें। इसी तरीके से डायबिटीज जो है ये लगभग आपकी 1.25 साल में पूरी तरह खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर एक बार मधुमेह हो जाए तो उस अवस्था को बदला नहीं जा सकता, उसके साथ जीना सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि उसे बदला ना जा सके, पर उसे बदलना इतना कठिन है कि आज के समय में इतनी कठिनाई कोई भी व्यक्ति नहीं उठाना चाहेगा। पर अगर कोई व्यक्ति मन से पक्का है और उठाने का इच्छुक हो तो वो अपनी डायबिटीज को भी ठीक कर सकता है। डायबिटीज हम दो तरीके की मानते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। वैसे और भी तरीके की डायबिटीज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो डायबिटीज टाइप 1 है वो हमें जीवन मिलने के बाद हमारे अनियमित या विलासिता वाली जीवन शैली के कारण हमें मिलती है। सॉरी, डायबिटीज टाइप 2 जो है वो हमें विलासिता के कारण मिलती है, जीवन मिलने के बाद मिलती है। और वहीं जो टाइप 1 है वो हमें जन्म से होती है। जो जन्म की डायबिटीज है उसके साथ हमें जीना सीखना होता है, और जो जन्म के बाद हमें मिलती है उसको हम रिवर्स करके स्वस्थ रह सकते हैं। डायबिटीज को बेसिकली एक खतरनाक रोग माना जाता है क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। बेसिकली हमारा जो पेट है वहां से जब खाना आगे की ओर जाता है तो वहां पक्वाशय नाम की जगह होती है जिसको हम डिडोनम के नाम से जानते हैं। उसी के पीछे से पैनक्रियाज निकलता है जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है
तो हमारे जो शरीर में ग्लूकोज होता है वो अधिक मात्रा में होने लगता है। अब ग्लूकोज हमारे शरीर में लीवर के द्वारा बनाया जाता है, तो लीवर अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, उसकी मात्रा ज्यादा है। परंतु पेनक्रियाज अगर कम काम कर रहा हो तो हमें डीप ब्रीदिंग के द्वारा उसे कंट्रोल में करना आसान होगा और अच्छा रहेगा। कारण, जो ग्लूकोज है वो आपका ऑक्सीजन के द्वारा बर्न करके एनर्जी को क्रिएट करता है। तो जिस व्यक्ति को भी प्रमेह है वो व्यक्ति अपने ग्लूकोज का या अपनी ऊर्जा का सही से प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम करने चाहिए ताकि उसकी ब्रीदिंग डीप में चली जाए। एनर्जी को डीप में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को बैठे बैठे स्ट्रेच करना। यदि आपकी स्ट्रेचिंग सही है तो उस जगह पर जहां पे आपने स्ट्रेचिंग डाली है आपकी चेतना शक्ति पहुंच जाती है, और जब चेतना शक्ति आपकी श्वास के साथ संबंध बनाती है तो श्वास लंबी गहरी हो जाती है। आप लोगों में जो पुराने हैं वो जानते होंगे कि हम दीवार के साथ खड़े होकर अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा करते हैं तो 2 से 3 मिनट बाद श्वास अपने आप बढ़ने लगती है और पल्स रेट भी बढ़ जाती है। तो वो अवस्था भी अगर 3 मिनट से बढ़ाकर 4 मिनट की, 5 मिनट की जाए, ऐसा करने से भी हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और पेनक्रियाज को, सॉरी, ग्लूकोज को रिड्यूस करने में मदद करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो उससे थकान भी दूर होती है और सही से हमारे अंदर कार्य करने की क्षमताएं भी उत्पन्न होने लगती है। डायबिटीज बढ़ने का मूल कारण होता है अग्नाशय का कम या बहुत ज्यादा स्राव करना, इंसुलिन छोड़ना। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि रक्त में गंदगी आ जाती है, या ये कह लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही धमनियों का फैलना या सिकुड़ना, जो कि भोजन के अभाव में, जिसे हम कुपोषण बोल सकते हैं, हो सकता है, तब भी इंसुलिन की मात्रा में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे ही अगर पेनक्रियाज पर कोई फंक्शनल या ऑर्गेनल डिसीज लग जाए, पेनक्रियाज कम या ज्यादा काम कर रहा है, इसे हम टाइप 2 में लेंगे। और पेनक्रियाज सिकुड़ गया है या फैल गया है, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है, तो उसे हम टाइप 1 में लेंगे। इसके कारण भी डायबिटीज हो सकती है। कई बार हमारे नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है, चोट लग जाती है, उसके कारण भी जो एनर्जी का स्तर है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई कुत्ता भौंकता हुआ आपके पीछे से आगे को निकल जाए। वो आप पे नहीं भौंक रहा, किसी और पे भौंक रहा है, पर आप अचानक से डर जाएंगे। तो आप अगर उस समय को नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका उस समय एनर्जी लेवल जो है वो एकदम से कम हो जाता है। जब वो कम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अग्नाशय सिकुड़ गया, या ये कह लीजिए कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी इंसुलिन छोड़ने की वो कम हो गई। वो एक इंस्टेंटली होगा, और जैसे ही कुत्ता आपको पार करके आगे निकलेगा आपकी एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी, और एनर्जी नॉर्मल होते ही पैनक्रियाज अपना नॉर्मल काम करने लगेगा। लेकिन अगर यही स्थिति किसी भी तरीके से बार बार बनने लगे, हर बार कुत्ता आए ये जरूरी नहीं है, कोई तनाव हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, किसी चीज को लेके आप में भावनात्मक तनाव आ जाए, और ये स्थितियां बार बार आती हैं, जो कि मोस्टली ऐसा लाइफ में संभव होता है, कभी पैसे के कारण, कभी पति पत्नी के कारण, कभी बच्चों के कारण, तब भी पैनक्रियाज की फंक्शनिंग में कमी आ सकती है। इसी तरीके से इसकी उल्टी अवस्था हम लोग देखते हैं। सामने से एक कुत्ता भौंकता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको पता है कि ये कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है तो आप पर हमला कर सकता है।
जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो अग्न्यशय उस समय श्राप को बढ़ा देगा, क्योंकि आपको उस समय लड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। तो जब समस्याएं सामने से आती हैं या हम उनको देख सकते हैं, अग्न्यशय फैल जाता है, इंसुलिन ज्यादा क्रिएट करता है। और वहीं जब हम किन्हीं चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, किन्हीं चीजों के बारे में नहीं जानते, तो समस्याएं या पीछे से आती हैं, तो वही समस्याएं इंसुलिन में कमी ला देती है। तो अब आपका जो भी जीवनचर्या है, जिस भी तरीके का आप जीवन जीते हैं, जिस भी तरीके के आपको रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार वाले मिले हैं, उस तरीके का आपके पेनक्रियाज का बिहेवियर होगा। ये थी पेनक्रियाज की आ, मतलब एक सामान्य सी डेफिनेशन कि वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को पूरा करेगा। अब यही स्थितियां अगर आपके साथ बार बार बनती हैं, घटनाएं ज्यादा घटती हैं, और आप अनियमित जीवन शैली जीते हैं, तो ऐसी अवस्था में पैनक्रियाज के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। आकार सूजकर बड़ा हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक अवस्था बोल सकते हैं, या फिर सूज के छोटा हो सकता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिक अवस्था बोल सकते हैं। अगर पैनक्रियाज में सूजन आ गई है, जो मैंने बताया था जल तत्व बढ़ जाता है, अगर पैनक्रियाज में जल तत्व की मात्रा बढ़ गई है, तो पैनक्रियाज कम इंसुलिन बनाएगा। और वहीं अगर पैनक्रियाज में सिकुड़न आ गई है, तो वो इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बनाने लगेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखकर डायबिटीज का उपचार करेंगे, तो हम इजीली उपचारित कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। अब बॉडी इसको किस तरीके से फंक्शन में लेती है। तो हम भूख लगने पर खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो रक्त में मिल जाता है। जब ग्लूकोज रक्त में मिलता है, तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, जो रक्त में मिल जाता है, और वहां पर वो ग्लूकोज को दो हिस्सों में, ऊर्जा और जल में तोड़ देता है। जल बॉडी को जो चाहिए वो अपने पास रखता है, और बाकी बॉडी से बाहर फेंकता है, पसीने या यूरिन के रूप में। और दूसरी ओर जो ऊर्जा मिलती है, हम इसको हाइड्रोजन में भी बोल देते हैं कि हाइड्रोजन में टूटता है। दूसरी ओर जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हम अपने काम में ले लेते हैं। अब जो आपकी ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है, यदि किसी कारण से वो ऊर्जा आप प्रयोग में नहीं ला पाते, तो आपके शरीर में ऊर्जा की अधिकता के कारण विफलता या विचलनता आ जाती है। आपने देखा होगा आजकल जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ एक्सेस एनर्जी है। यदि उस एनर्जी को यूज करा दिया जाए, तो वो बच्चे सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। और आपने आजकल सुना भी होगा, इस बीमारी को कॉमन नाम ऑटिज्म है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव होता है, और पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये रोगी है। हमें सिर्फ उसकी ऊर्जा का यूटिलाइजेशन करना है। अगर यूटिलाइजेशन करें, तो ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बशर्त उनका फील्ड अलग अलग होता है। कोई खेल में अच्छा जाता है, कोई रिसर्च में अच्छा जाता है, कोई कारपेंट्री में अच्छा जाता है। तो यदि हम उन बच्चों की कंडीशन को समझकर उनका इस्तेमाल करें, तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। ये ग्लूकोज की पावर है। अगर हम इसको समझ सकें, तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं मधुमेह पर। शरीर को ताकत देने के लिए जब भोजन ग्लूकोज में बदलकर रक्त धारा में मिल जाता है, और इंसुलिन
उसके साथ रिएक्शन करता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। यदि पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन क्रिएट करता है तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा इंसुलिन बच जाता है, तो ये पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस अवस्था को हम थायराइड की हाइपर अवस्था से जोड़ते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति का यूरिन टेस्ट कराया जाता है तो उसके यूरिन में क्योंकि मिठास निकलती है तो डॉक्टर बोलता है कि आप मधुमेह से पीड़ित हैं, जबकि यह प्रमेह वाली स्थिति बनी होती है। इसी की विपरीत अवस्था, यदि खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है और पैनक्रियास सिक्रेशन कम कर रहा है, जो कि बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है। ये टाइप 1 टाइप की कंडीशन होती है जो बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ दोनों कंडीशन में पैदा हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि हमारे रक्त में इंसुलिन कम है, तो जो इंसुलिन आया वो यूज हो गया ग्लूकोज के साथ। अब ग्लूकोज ज्यादा बचा है और वो यूरिन के माध्यम से निकल रहा है, तो शरीर में सूजन आ जाएगी जिसको हम हाइपोथायराइड के साथ जोड़ेंगे। और क्योंकि ये यूरिन के रास्ते बाहर निकल रहा है तो हम फिर इसको शुगर का रोग मान लेंगे, डायबिटीज फिर इसको बोल देंगे। यानी अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम बने वो भी डायबिटीज को इंडिकेट करेगा, ज्यादा बने वो भी डायबिटीज को इंडिकेट करेगा। तो हम यहीं पे फंस जाते हैं कि हमारे शरीर में एक्चुअली डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज को मापने का सबसे अच्छा पैमाना है फास्टिंग और पीपी के बीच में 40 का अंतर। अगर ये अंतर 40 का है तो आप निश्चिंत रहिए, कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डिफरेंस 60 या 80 का हो जाए तो सावधानी रखिए, खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कीजिए और प्रोटीन को अपनी लाइफ में बढ़ा लीजिए। साथ ही पानी ज्यादा पीजिए और एक्सरसाइज को प्रेफरेंस दीजिए, जीवन को नियमित करिए। परंतु अगर ये 40 का डिफरेंस 39 हो जाए, यानी 40 का डिफरेंस 39 हो जाए, 38 हो जाए, तो तुरंत सचेत हो जाइए, क्योंकि ये वो कंडीशन है जिसको रिवर्स लाना सबसे कठिन काम होगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जिसका डायबिटीज 40 से कम हो, पीपी और फास्टिंग का डिफरेंस 40 से कम है, तो वो प्रॉपर डायबिटिक कंडीशन में काउंट किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे हमने दो कंडीशंस की बात करी। नंबर एक, रक्त में ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन कम है। और नंबर दो, रक्त में इंसुलिन ज्यादा है और ग्लूकोज कम है। इसी में एक तीसरी अवस्था और बनती है जिसमें फिर तीन कंडीशन हो सकती है। नंबर एक, इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों बराबर मात्रा में है। यहां से हम तीन कंडीशन बना सकते हैं। नंबर एक, दोनों बराबर मात्रा में परंतु ग्लूकोज का इंसुलिन के साथ मेल कम हो रहा है, इंसुलिन का ग्लूकोज के साथ मेल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, दो कंडीशंस हो गई, या वो आपस में मिल नहीं पा रहे। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन बनती है। इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर जब हम डायबिटीज का इलाज करते हैं तो डायबिटीज पूरी तरह रिवर्सिबल हो सकती है। अब जैसा मैंने बताया, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो मांसपेशियों में होते हैं, जहां पर इन दोनों का समागम होता है, दोनों मिलते हैं और बॉडी को ऊर्जा देते हैं। यदि रिसेप्टर्स वीक हो जाए तो हम वहां पर मधुमेह के स्थान पर मांसपेशियों का इलाज करें या मांसपेशियों को स्ट्रेंथ दें, जो कि विटामिन डी के अभाव के कारण होता है। देखिए, जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसे काफी लोग ठीक करे हैं, तो मैं इसको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। तो यहां पर आपको क्या करना है
मांसपेशियों को बल देने के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करना है। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे तो उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 बी 17 की डेफिशिएंसीज मिलेंगी। तो इनको आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। ऐसा करने से डायबिटीज रिवर्सेबल हो जाती है। अब डायबिटीज में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ असामान्य लक्षण होते हैं। तो मैं कुछ सामान्य लक्षण की बात करता हूं जो आपको नॉर्मली बीपी और थायराइड में भी मिलेंगे। ज्यादातर जिन लोगों को प्रमेह होता है उन लोगों का मुंह मीठा रहता है, डायबिटीज वाले का विशेषकर रहेगा, क्योंकि कॉमन बीमारी जो है वो डायबिटीज है। आप इंडिया में अभी सुनते होंगे कि इंडिया में 70% लोगों को डायबिटीज है। तो ये अधूरा आंकड़ा है। पूरा आंकड़ा ये है कि भारत में 64% लोगों को प्री डायबिटिक है, या ये कह लीजिए कि प्रमेह है, जबकि 6% लोगों को डायबिटीज है। तो डायबिटीज डरने वाली चीज नहीं है। केवल मेडिकल साइंस ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको बहुत बड़े उसमें दिखा रखा है। प्रमेह को आसानी से ठीक किया जा सकता है, जबकि मधुमेह के लिए बहुत अधिक साधना की जरूरत पड़ती है। इसके जो लक्षण है वो आपके थायराइड और बीपी से मिलते जुलते होंगे। तो पहला लक्षण है, रोगी का मुंह मीठा रहता है, मुंह में खुश्की आ जाती है, प्यास ज्यादा लगने लगती है। अगर व्यक्ति डायबिटिक है, चाहे वो हाइपोग्लाइसेमिक है चाहे वो हाइपरग्लाइसेमिक है, अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक है दोनों ही अवस्थाओं में भूख कम लगेगी। अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक है, खाना खाएगा तो फूलता फूलता चला जाएगा। और वहीं अगर वो हाइपरग्लाइसेमिक है तो उसे भूख ज्यादा लगेगी, खाना खाएगा तो भी वो पतला होता चला जाएगा, दुर्बल होता चला जाएगा। कई बार दोनों ही प्रकार की डायबिटीज में जब समझ में ना आए और हम अधिक दवाओं का सेवन करते हैं तो व्यक्ति का भार बहुत तेजी से गिरने लगता है, जो इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति का लीवर कमजोर हो चुका है और आंतें सही से काम नहीं कर रही। ऐसा अधिकतर तब होता है जब मधुमेह वाली कंडीशन लगती है, यानी जो 40 का डिफरेंस था वो कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में तेजी से भार कम होता है, शरीर में एकदम थकावट आ जाती है और मानसिक चिंतन हो जाता है। मानसिक चिंतन का मतलब यह है कि व्यक्ति बिना वजह भावुक हो जाता है, याददाश्त में कमी आ जाती है, मन एक स्थान पर नहीं लगता, व्यक्ति का रोने का मन करने लगता है। इसी प्रकार यूरिन जो है बार बार आएगा और विशेषकर रात को आएगा। आप जब भी खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर यूरिन पास हो जाएगा, जो डायबिटीज की निशानी कहलाता है। और जहां पर भी आप यूरिन पास करेंगे आप देखेंगे वहां से एक मीठी सी स्मेल आती है। बट अगर रोगी को मधुमेह हो चुका हो, जो 40 से कम वाला है, तो मूत्र में, यूरिन में चींटियां भी लग जाती हैं। ऐसे ही शरीर में अगर कोई फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, दाद बन जाए, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। जिन लोगों को मधुमेह होता है उनको खुजली भी ज्यादा होती है। जिस स्थान पर शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होगा, खुजली भी अधिकतर वहीं होगी और गर्मी भी वहीं लगेगी। जो ऑर्गन हृदय से जितने ज्यादा दूर होंगे वहां पर खून का उतना अभाव हो जाएगा, क्योंकि खून टॉक्सिक हो जाता है। खून में ग्लूकोज मिला होने के कारण खून भारी हो जाता है, तो हृदय को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से दूर के अंगों में खून नहीं पहुंच पाता और वहां पर वो अंग ठंडे पड़ने लगते हैं या सुन्न पड़ने लगते हैं। अब यहां देखिए, जो मैंने बताया था ये बीपी से कनेक्टेड हो गया कि पैर अगर ठंडे रहते हैं तो जरूरी नहीं है डायबिटीज हो, लेकिन प्री डायबिटीज के लक्षण निकल चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि डायबिटीज, बीपी और शुगर आपस में कनेक्टेड होते हैं।
डायबिटीज में जो हमारी बहुत बारीक कैपिलरीज होती हैं उनमें खून का दौरा न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे पैरों की नलिकाएं, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये अंग वीक पड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारी आंखें हैं, आंखें भी डायबिटीज में अधिकतर कमजोर होती हैं। आंखों में आपने रोग सुना होगा मोतियाबिंद। काला और सफेद वो अलग बात है, मोतियाबिंद होने का मुख्य कारण आप डायबिटीज को ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ जाती है। उसी तरीके से पुरुषों में प्रोस्टेट की शिकायत और महिलाओं में पीरियड संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो पैरों में अधिकतर काले धब्बे दिखाई देंगे, जो पित्त का इंडिकेशन है। या फिर वहां की त्वचा जो है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि सुनपन आ जाता है, त्वचा मोटी होती है, तो आप चिकटी काटें या सुई चुभाएं तो जल्दी से आभास नहीं होता। ऐसे ही डायबिटीज अगर मधुमेह में कन्वर्ट हो जाए तो दाने या फोड़े या चोट जल्दी से ठीक नहीं होते। डायबिटीज अगर बढ़ जाए, मधुमेह अगर बढ़ जाए, तो विशेषकर पैर काले पड़ जाते हैं। वो जो पैर काले पड़े हैं वो गैंग्रीन का संकेत होते हैं, क्योंकि वहां पे खून का दौरा नहीं होता, तो पहले वायु बढ़ती है, सूजन आ जाती है, और फिर वहां पे उस सूजन को कम करने के लिए पानी आ जाता है, और पानी शरीर से फिल्टर नहीं होता, वो वहीं पर रुक जाता है, तो वहां पर गंदगी बन जाती है। अब जो गंदगी बनी है वो वहां की मांसपेशियों को गलाना चालू कर देती है और घाव बना देती है, और वो घाव जितना आप उसे कुरेदेंगे वो उतना फैलता चला जाएगा। तो ऐसी जगहों पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर वहां पर दाने, लाली, कालापन, ये सारे लक्षण आ सकते हैं। और इन स्थानों पर जैसा मैंने बताया कि पित्त बड़ी होती है, आप छुएंगे तो वहां पर गर्मी का आभास होगा, क्योंकि पित्त बढ़ी हुई है। और हमारे वो सभी स्थान जो ढके रहते हैं, या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो लटके होते हैं, जिन्हें हम यांग ऑर्गन भी बोलते हैं, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर हमेशा बना रहता है, और होने की लगभग लगभग संभावनाएं होती है। तो ये आज का हमारा डायबिटीज का टॉपिक था। अब हम कल इससे आगे का करेंगे। यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? जी, जी सर। सर मुझे पूछना था। अ, एक मिनट, पूछिए प्रीति जी। आप, प्रीति जी। ओके, आभा जी आप बोलिए। हाँ जी। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर किसी को हाइपोथायराइड है हम्म। और जैसे कि कुछ कुछ टाइम के अंतराल पर उनका साथ साथ में ये शुगर का टेस्ट भी हुआ है, हम्म। तो जो प्री प्रेंडियल या फास्टिंग शुगर जिसको कहते हैं, सर वो जैसे स्टार्टिंग में, अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं, तो स्टार्टिंग में जैसे 66 था, देन 70s में आया, फिर 90s में आ गया। अभी वो जो फास्टिंग शुगर है वो 107 आया है कुछ एक महीने पहले। और उसके बाद जो खाना खाने के बाद शुगर लेते हैं वो सर 125 के आसपास है सर। अ, तो सर इसमें तो डिफरेंस 40 से काफी कम है।
काफी तो कम उसको है, क्या सब। तो ये हाँ जी। डायबिटीज की लक्षण है। ठीक और है, सर उन्होंने वो। इस हाँ समय जी सर। ये हो सकता है कि उनके शरीर में शक्ति ज्यादा हो तो डायबिटीज सामने नजर नहीं आ रही। यदि उनके जीवन जीवन में कोई भी अनियमितता बढ़ी तो ये एकदम डायबिटीज की तरह अटैक करेगी और फिर ये रिवर्सेबल नहीं होगी। ओके। तो सर उन्होंने वो एक टेस्ट होता है ना HbA1 वो भी करवाया। हाँ जी। तो सर उसमें जो रीडिंग्स आई है वो मुझे खैर याद नहीं है, बट वो सेफ थी सर। मतलब उसमें ये बताया गया है कि आपको डायबिटिक नहीं है। तो सर उनको क्या प्री डायबिटिक समझा जाए। जी बिल्कुल। आप अगर देखे, जो मेरा अनुभव है, मेरे को लगभग प्राकृतिक चिकित्सा और इन चिकित्साओं क्षेत्र में काम करते हुए 20 साल का अनुभव हो चुका है और मैंने काफी डायबिटिक पेशेंट देखे हैं। जी। जहां पर भी ये 40 का डिफरेंस आया है, वहां पे मैंने शर्तीय मधुमेह देखा है। और आयुर्वेद का ग्रंथ जो बेसिकली फाइनल ईयर वाले को पढ़ाया जाता है, अष्टांग हृदयम, जी। उसके अंदर ये जी। साफ साफ वर्णित है कि इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। और मैंने भी अभी तक यही पाया है, जो उसमें लिखा है वो मैंने पाया है। जी तो सर। जैसा आपने बताया कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन है, तो ये हो सकता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो। तो जो सर दवाई वो सिर्फ हाइपोथायराइड की खाते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं खाई है अभी तक। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे एक चीज और भी हो सकती है, मैंने ये बताया था ये तीनों साथ साथ आते हैं। तो हाँ जी। कंडीशन तो हम प्री डायबिटिक में लेंगे, लेकिन क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं तो ये स्थिति भी रुकी होगी उनकी। ओके। हाँ जी। तो ठीक सर है, तो उनको क्या लेकिन ऐसे करना व्यक्ति को चाहिए। मीठा नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने चाहिए, प्रोटीन अधिक मात्रा जी। में लेना चाहिए। मतलब चीनी वीनी बिल्कुल बंद करवा दें सर। बिल्कुल बंद मत कराइए, जी। कम कराइए। ओके। ठीक है। और और सर जैसे हाँ जी। खून में चक्कर रहा है तो हाथ पैर टूटते रहते होंगे, पूरी शक्ति सर से काम करेंगे, जैसे सो के उठे और काम में लग गए, काम किया और फिर सो गए, थकान बनी रहेगी। इसका लक्षण ऐसे देख सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन आप कहिए कि भाई कहीं घूमने चलना है कुछ है, तो वो अवॉइड करेंगे उस चीज को जाने से। सर ऐसा तो नहीं है सर, मतलब भी शायद अंदर से नहीं मन करता होगा पर मन रखने के लिए चले जाते होंगे, ऐसा हो सकता है शायद। नहीं, ये तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, आप उनसे क्लियर बात कीजिए कि भाई आपका, जैसे बच्चों से आप पूछ सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसा जी। व्यक्ति जो बेवजह के काम होते हैं उनको टालने की कोशिश करेगा, जहां उसको ओ। लगता है कि मेरी एनर्जी का क्षय हो रहा है, उसको टालने की कोशिश करेगा। ओके सर। ठीक है। तो सर वही है, प्राणायाम वगैरह बताए हैं उनको करने के लिए, और थोड़ा मतलब मीठे पे कंट्रोल रखने के लिए। हाँ, मीठा कंट्रोल करवाइए, कड़वा खिलाइए। आप जैसे जामुन की गुठली है, हाँ उसका जी। पाउडर बोला जाता है, अर्जुन साल का काढ़ा है, विजय सार की लकड़ी है, ये चीजें हैं, ये चीजें देने से एनर्जी एनहेंस हो जाएगी। और जिनके बारे में आप बता रहे हैं उनकी एज कितनी है? सर मेरी फ्रेंड है सर, और मेरी उम्र के हैं 40 ईयर्स के। 40 ईयर्स के हैं। हाँ आप जी। एक बार मुझे उनकी रिपोर्ट्स भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। जी सर, मैं उनसे मंगवाती हूँ, तो जैसे ही वो भेजते हैं सर मैं आपको आपकी व्हाट्सएप कर रिपोर्ट्स दूंगी। कितनी पुरानी है? सर वो मैं बात कर लेती हूँ उनसे, मेरे ख्याल से ये बात मेरे से तो उन्होंने 7-8 महीने पहले करी होगी शायद। आप एक काम कीजिएगा, उनको बोलिएगा जी। बीपी, शुगर और थायराइड तीनों की रिपोर्ट चाहिए। BP शुगर और थायराइड, जी सर। जी। थायराइड का प्रोफाइल होगा, शुगर में हाँ फास्टिंग और पीपी होगी, और जी रात सर। का खाना खिचड़ी होगा जिस दिन इन्होंने टेस्ट कराना है। उससे पिछले दिन, ठीक है सर। जैसे कल टेस्ट कराना है मॉर्निंग में तो खिचड़ी खा के जाएं, सुबह जी। पहले फास्टिंग करा लें, उसके 2 घंटे बाद जो मर्जी खाएं पिए फिर अपना पीपी करा लें। ठीक है, ठीक क्योंकि है आप सर। जो रात को खा के सोते हैं, सुबह आपका शुगर लेवल वही शो होता है। आप रात जी को सर। तरबूज खा के सो जाइए, सुबह हाँ आपका जी। जो शुगर लेवल होगा वो 300 के क्रॉस कर रहा होगा। ओके। ओके। जी ठीक सर। है, एक्यूरेसी के लिए जरूरी होता है कि खाली पेट या फिर हल्का भोजन करके फास्टिंग और पीपी कराई जाए। जी उसमें सर। डिफरेंस देखिएगा, और उसमें डिफरेंस आता है तब आप मान सकते हैं कि हाँ है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खा के सोते हैं और सुबह हम चेक कराते हैं तो हमें नॉर्मल अवस्था लग रही होती है कि नॉर्मल है, हाँ। पर वो एबनॉर्मल कंडीशंस में काउंट की जाती ओके सर। ठीक है सर, जो आपने बताया मैं उनको बताती हूँ, और जैसे मेरे पास आती है रिपोर्ट्स मैं आपको भेजती हूँ सर। थैंक यू है। सो मच सर। जी। जी प्रीति जी, प्रीति जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये स्किन डिसीज के लिए या एक्जिमा के लिए अपने नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है?
एक्जिमा के लिए आपको कफ रिलीज करना होगा छाती का, तो इसके लिए छाती पे कंप्रेस लगाया जाता है और कुंजल इत्यादि किए जाते हैं। इसके लिए बेस्ट समय जो है वो बसंत ऋतु का है, मार्च अप्रैल। उसके साथ में सर और बाकी कोई भी रेमेडी नहीं है क्या, मतलब कोई ट्रीटमेंट दवा वगैरह ऐसे? दवाइयां हैं, फिर वो दवाइयों में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्लेंजिंग करेंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और अगर आप जैसा बता रहे हैं कि एक्जिमा है तो पैर ठंडे रहते होंगे। अ, पूछना पड़ेगा सर उनसे। अच्छा, आप हाथ लगा के देखिएगा पैरों की उंगलियों पे, अगर वो ठंडी हैं तो उन हाँ। उंगलियों को गर्म करने के लिए गर्म पानी की सिकाई दी जा सकती है और तेल मालिश कराई जा सकती है। साथ ही साथ उनको रोटेशन दी जा सकती है, जिससे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो उनका जो एलर्जी वगैरह होगी जो, उसमें आराम आ जाएगा। इसके अलावा कल मैंने एक पॉइंट बताया था, अपेंडिक्स का पॉइंट होता है सुजोक में, वहां पर ब्लैक रंग लगाने से भी एलर्जी कम होती है। तो इसको सुबह शाम 2 बार 2-2 घंटे के लिए वाटर कलर से लगाएं, फायदा मिलेगा। सर सामने के साइड में हाथ में या पीछे के साइड, इधर या इधर? दिखा दो, 1 मिनट सर आप दिख रहे नहीं है। दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हाथ है, हाँ। ये 2 फिंगर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर का निशान लगाते हैं, ये अपेंडिक्स का क्षेत्र होता है। ठीक लेफ्ट हैंड है ये, लेफ्ट हैंड में इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक बड़ी बिंदी के बराबर ब्लैक कलर का निशान लगाना है। है। यानी ये यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे ना? थोड़ा सा ऊपर ये कीजिए हाथ, दो, ये हाथ ये ऊपर। दो, हाँ, इसमें लगभग 1 पोर नीचे। ये यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पर ना? सर मैं लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट हैंड में। एक्चुअली आपका ना नाम आ रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा। ये ऊपर। हाँ, अब दिखाइए उंगली लगा के। ये इधर पे, थोड़ा सा नीचे, नहीं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ी बिंदी जितना काला निशान लगा लीजिए। आप सभी के लिए ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, खुजली अचानक चलती हो, अचानक से अर्टिकेरिया हो गया हो, जैसे चींटियां हाँ, काट लेती है, छपाकी आ जाती है, वो चीज हो गई हो, तो काला रंग हाँ। यहाँ लगाने से काफी शांति मिलती है। दोनों हाथों में नहीं ना सर, एक हाथ में, नहीं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में हैंड। से? हाँ जी, सिर्फ लेफ्ट हैंड में। और या और अगर पाँव आपके में? पास स्टार मैग्नेट एक आती है, मैग्नेट होती है छोटी सी काले रंग की, उसमें हाँ। 5 एल्युमिनियम के तारे चिपके होते हैं, तो वो प्रेस अच्छा। करते हैं, उससे भी बहुत फायदा मिलता है इसमें अर्टिकेरिया में। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी दीपक जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। अरे सर, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी। अरे सर, मुझे मेरी एज अराउंड 42 है हाँ और जी। डायबिटीज मुझे तकरीबन 10 साल से है। मेरा जो फर्स्ट मैंने डायग्नोसिस करवाया था डायबिटीज का, वो ज्यादातर जो कारण था वो स्ट्रेस रिलेटेड कारण था, क्योंकि मेरा ट्रैवल काफी ज्यादा हो रहा था, नींद नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से डायग्नोस्ड हुआ है। और ठीक। तब से अभी तक है। हाल फिलहाल में अभी मतलब आपने जो बताया कि जो डिफरेंस है, वो मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है। अभी ऑब्जर्व करूंगा मैं उस चीज़ को। बट बीच में अभी जैसे मैंने उसको काफी हद तक कम कर लिया था। 5.7 5.7 तक ले आया था मैं HbA1c को। बट अब वो क्या जी। है कि मूवमेंट ट्रांसफर हो गया है एक जगह पे, तो 3-4 महीने कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाई है, तो वापस बढ़ गया है। तो अब ये सर, और मुझे ना ज्यादा सिम्टम्स नहीं महसूस होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिन, फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग वाटर। इनफैक्ट मेरा वाटर इनटेक काफी कम है, तो मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कई बार कि मतलब कि ये एक्चुअली है नहीं है, कितना रिवर्सिबल है नहीं है। ओके, देखिए आपकी थाइज, हम्म। उनके अंदर थकान या कमजोरी फील होती है? नहीं सर, ऐसा कुछ जनरली फील नहीं होता है मुझे। जनरली फील नहीं होता। आप मेडिसिन तो नहीं खा रहे फिर डायबिटीज की? खा रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो हो सकता है उसके कारण ऐसा ना हो। तो आप क्या करिए, देखिए डायबिटीज की मेडिसिन हमें रेगुलर लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। आप एक टाइम बिंग, जब आपका डायबिटीज का लेवल बिगड़ जाए उस दौरान सही होने तक खाइए, और बाकी उसको अपनी डे रूटीन के थ्रू कंट्रोल रखने की कोशिश करिए। अगर वो फिर बिगड़ जाता है दोबारा खा लीजिए।
पर अच्छा। ऐसी भूल मत कीजिएगा कि आपने दवाई बंद कर दी और एक्सरसाइज या रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसी कंडीशन में सूजन बनेगी और डायबिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो ये गलती ना करते हुए अगर आप परहेज करेंगे तो आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। और दवाइयों में एक्टिविटी नहीं हुई थी तो वेट बढ़ गया था, वेट बढ़ गया है। कहीं ना कहीं देखिए थायराइड का रोल होगा इसमें। ओके। आपका थायराइड 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 नहीं सर, थायराइड तो आता नहीं है, टीएसएच में तो कभी दिखा नहीं है मेरे को थायराइड। नहीं, टीएसएच की रिपोर्ट में नहीं, प्रोफाइल में पता लगेगा। यहाँ पे अच्छा। आपने क्या करना है, जिस भी मशीन पे आपने टेस्ट कराया उसकी रेफरेंस रेंज उसके साथ लिखी होती है। ओके, जो भी रेफरेंस रेंज हो उसका सेंटर ले लीजिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने रिसेंटली हाँ कराई जी, हाँ थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल चेक करिए। अगर है बाई एनी चांस, मतलब उसमें मेरे को जी, याद नहीं है कि है कि नहीं, एक हाँ, चेक कर लेता ले लीजिए। हूँ। सर एक चीज पूछनी है कि हाँ जी, अगर आप कह रहे हैं कि थाइज में पेन है तो मींस शुगर है फिर उसको? अगर थाइस थकी रहती है तो वो शुगर का इंडिकेशन है। सर मतलब शुगर मसल्स की प्रॉब्लम है? हाँ जी, तो मेन जो हम काम नहीं करता, जो भी कोई जैसे एक्सरसाइज या कोई मतलब कि अगर मेहनत वाला कोई काम, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती जी आ सकती है। और दूसरा लक्षण ये है, अगर आपकी छुट्टी है है। और आप घर में आराम कर रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि घूमने चलो और आप कहते हो कि नहीं आज नहीं, बाद में चलेंगे, या मुझे सोने दो फिर चलेंगे, ये भी डायबिटीज के लक्षण है। ये सब प्री डायबिटीज के लक्षण है। मींस आलस से? हाँ जी, आलस्य। जो आलस्य है वो डायबिटीज को ही इंडिकेट करता है। और वो ये वाली जो डायबिटीज है कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी आपके उससे, थायराइड से। हाँ जी, आप कह ही रहे हैं ना कि थायराइड, डायबिटीज और ये जैसे किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, ये सब साथ साथ ही चलेंगे, या हाँ बीपी आप जैसे कह रहे हैं ना। जी, दीपक जी चेक तो किया आपने? मैं चेक कर रहा हूँ सर, मिल नहीं पाई, एक मिनट अच्छा, आप एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तब तक मैं दूसरों से बात कर लेता हूँ, फिर आप मिले। कर लीजिए, मैं कर ठीक है, लेता हूँ। ऑफ कर लीजिए। जी चंचल जी बोलिए। सर सर ये एक एस्ट्रोलॉजी का है सर, वो किस प्लेनेट से हम देखते हैं कि डायबिटीज? मैं वो एस्ट्रोलॉजी के टाइम पे बात कीजिएगा। हेलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजी के जी टाइम पे सर। बात कीजिएगा। अभी मेडिकल का है तो मेडिकल में बात करेंगे। प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे जी हैं? सर। सर ये जो आपने बताया काला दाग लगाना, हाँ जी, ये मतलब अपने को 2-3 दिन ही लगाना है कि लगाते ही रहना है? ये आपको तब तक लगाना है जब तक स्किन की समस्या है, एलर्जी है, और तब तक। और ये जो मतलब वाटर कलर से ही लगाना है या कलर स्केच पेन वगैरह से लगा सकते हैं? वाटर कलर बेस्ट रहेगा। आप इसको लगाइए और लगभग 50 डेज बाद इसका कंक्लूजन भी ग्रुप में डालिएगा। ठीक है। और वो बताशे भी खाना है ना दिन में 4? अगर अर्टिकेरिया है तो कितनी हाँ, उछली हुई है? अर्टिकेरिया के लिए। अर्टिकेरिया बार बार होता है या अभी कभी कभार हो जाता है? नहीं, अभी कंटिन्यूएशन में चालू है सर, 2 महीने से कंटिन्यूशन में प्रॉब्लम ही। चालू है, तो आप इसको 3 दिन हाँ, कीजिए, 3 दिन बाद ग्रुप में इसका मैसेज डाल दीजिएगा, नहीं तो 3 दिन में क्लास चलेगी, 3 दिन में बताइएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। फागुनी जी। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जी। मैं बोलूँ सर, मैं शशि जी बोल रहे हैं। जी फागुनी जी बोलिए। हाँ सर। सर मुझे जानना था कि हेमोग्लोबिन अगर 8 से ज़्यादा बढ़ता ना हो तो क्या करना चाहिए? अ, सबसे पहले आपकी हाइट और वेट कितना है? हाइट 5.4 और वेट 70 के आसपास। वेट 70 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम पे खाना नहीं खाते। अच्छा। आप बताइए सही है या गलत है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता है मेरा। हाँ जी। कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता है, बाकी खाना वगैरह तो टाइम पर ही होता है सर। अच्छा, उसके बाद आपको गैस वगैरह ज्यादा बनती है? नहीं सर, मतलब सर मेरा एक्चुअली बहुत पहले ऐसे बताया था ड्यूरिंग हाँ, माय प्रेगनेंसी कि माइनर थैलेसीमिया है सर। अच्छा ठीक है। देखिए, जब थैलेसीमिया की बात आ जाती है तो इसमें हीमोग्लोबिन अधिकतर नहीं बनता। ओके। अब आपने इसके लिए क्या करना है,
चने बराबर गुड़ ले लीजिए और लगभग आधा चम्मच प्याज का रस ले लीजिए। इन दोनों को मिला के गुड़ को अच्छे से इसके प्याज के रस में मिला लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। और सर एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग दिस, प्याज नहीं खाती बिकॉज आई एम जैन, दैट्स व्हाई। ओके, फिर मैडम फिर आपको ना, आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नो, मुंबई सर। मुंबई से। आपके वहाँ कोई यस। आसपास इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हो, उनसे खून बनाने की दवाई ले लीजिए, ओके सर। वो आपको फायदा कर जाएंगे। ओके सर। और सर और एक क्वेश्चन था कि स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। स्किन में ड्राइनेस आने का जो कारण है वो खून का अभाव है। थैलेसीमिया में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो ब्लड सेल हैं उसकी मोटाई 7 माइक्रोन की होनी चाहिए और राउंड शेप होना चाहिए। वो चपटा होता है वैसे तो, पर वो राउंड होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। और थैलेसीमिया में क्या होता है, ये 2 माइक्रोन का, 2.5 माइक्रोन का, 3 माइक्रोन का होता है। और कई बार ये शेप जो है चांद जैसी होती है, वो चपटा या गोल नहीं हो पाता। तो ऐसे में प्याज का रस और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप प्याज नहीं खाते तो आप फिर मेडिसिन आपको खानी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको गैस ना हो। मिल्क प्रोडक्ट आप बिल्कुल नहीं ले सकते, खटाई कम करनी होगी, कम से कम लेनी होगी। इसके बाद आपके आरबीसी को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, यानी उनके माइक्रोन को थोड़ा मोटा किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ, मैं पूछ रही थी, कल मेरी बात हुई थी मेरे ग्रैंड जो डॉटर है उसके बारे में, कि उसको बहुत ज्यादा खांसी थी कल। हाँ जी। और आपने बताया था कि एक फिंगर का एक और शहद में डुबो के उसको चटाना है। जी। तो कल उसने, मतलब अपनी बात होने के बाद उसने 2 बार लिया शहद। तो रात को नींद तो आ गई उसको जी। और खांसी भी कम थी। हम्म। अच्छा, मॉर्निंग में जब ये उठी है ना, तो जी। जैसे वो बात करती है तो फिर उसको खांसी उठती है। हाँ जी। तो जैसे डॉक्टर्स ने तो उसको नेबुलाइजर वो दिया था, नेबुलाइज तो नहीं है लेकिन अभी पफ दिया है सूंघने के लिए जी। 3 बार। हाँ तो जी। वो तो ले गई थी, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। जी। तो अब जैसे पफ ले रही है तो उसके अलावा उसको जो है ना, बता रहे हैं कि स्मोक से, मिट्टी से, इस सब से उसको एलर्जी है। जी। तो इसको शुरू में भी प्याज लहसुन की तो स्मेल इसको बहुत बुरी लगती थी। जी। जब से सब्जी बनती थी तो हम किचन बंद कर लेते थे। जी। लेकिन अब वो जैसे धुआं वगैरह, घी जैसे तला तलाई कोई चीज होती है, तो इसको सबसे अब होने लगी है 3-4 दिन से ही। तो खांसी में तो आज उसको थोड़ा फर्क है, जैसा आपने बताया वो भी ले रही है और ये पफ भी ले रही है जो एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा है। जी। तो अब मैं कह रही थी कि और सजेशन अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको जो एलर्जी जो है पहले उसके मुझे, लिए क्या क्या हाँ पहले मुझे एक कंडीशन बताइए। कल क्या क्या कल कल अगर हम उसे 100 में से खांसी के लिए मार्किंग दें, नंबरिंग दें, हाँ, तो 100 में से हाँ कितने जी, नंबर देंगे? हाँ, 50-60 तो दे सकते हैं अपन। नहीं नहीं, कल कितना था? कल उसको बहुत तेज थी, आफ्टरनून तक तो काफी तेज थी। अच्छा। लेकिन शाम को अपन ने जब उसको 2 बार ली, क्योंकि 10 बजे अपनी क्लास ऑफ हुई, तो हाँ एक जी। बार 10 बजे लिया उसने, एक बार 11 बजे लिया जी। शहद। जी। और तो उसके बाद ये सो गई थी। रात को 11 बजे के आसपास इसने पफ भी लिया जो डॉक्टर ने दिया हाँ। एलोपैथिक। हाँ फिर जी। ये सो गई थी। जी। मतलब नींद में इसको एक बार भी खांसी नहीं हुई। अच्छा। और ऐसी अब जैसे उठी, अब हमसे बात कर रही है तो फिर खांस रही है। फिर आफ्टरनून इसको इसकी मम्मी ने सुला दिया, तो फिर सोते टाइम नहीं हुई 2-3 घंटे। अच्छा, तो अब ये दिन भर उठी आपने है तब 6 बार, इसको। 6 बार, मैंने 5-6 बार बताया था शहद चटाना है, आपने हाँ, चटाया तो दिन में? आज आज तो हो गया 4-5-6 बारी, 5 बार हो अच्छा। गया आज भी। अच्छा, 5-6 बार हो गया है। हाँ, आज हो गया। अच्छा, तो दिन में उसका जो है लगभग आपको कितना आराम मिला 100 में से? हाँ, उसको आज तो 70% मिला आराम। आज 70%? जैसे वो, हाँ, बोल रही है तभी खांस रही है, जैसे अब सोती है तब शांत है और चुप है तो भी शांत है। अच्छा, अब आपने क्या या, करना है, हाँ आ, जी, उम्र कितनी है बच्चे की? 5 साल। 5 साल। ग्राइप वाटर आता है, अच्छा, वो ग्राइप वाटर ले लीजिए। ये वुड वर्क वाला जो आता हाँ है। जी, हाँ जी, वुड वर्क वाला जो आता है। हाँ जी। आधी आधी चम्मच दिन में 6 बार पिलाइए। अच्छा, ठीक है। और जैसा आप शहद ठीक है। चटा रहे हैं ये चटाते रहिए। अब अच्छा, हम अब लोग, 2-2 घंटे
2-2 घंटे से, 1-1 घंटे से? 2-2 घंटे से। ठीक है सर। ठीक है, और हम लोग जो है कल रात को या परसों रात को बात करेंगे। ठीक है सर। और ग्राइप वाटर 3 बार पिलाना, आधी-आधी चम्मच? नहीं, 6 बार पिलाना है, आधी आधी अच्छा चम्मच। 6, अच्छा 6 बार पिलाना है। जैसे 2 ठीक घंटे है। है ना आपके पास, 1 हाँ घंटे में जी, हाँ। आपने ग्राइप वाटर देना है, 1 घंटे बाद अच्छा, आपने शहद देना है, फिर 1 घंटे शहद। बाद ग्राइप वाटर, फिर 1 घंटे बाद ठीक, शहद। ऐसे करते हुए ठीक है, 6 बार हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा आपने बोला कि बच्चे को धुआं लगता है या हाँ, हाँ। एलर्जी है, हाँ जी। ये सारी चीजें कफ ड्राई होने की वजह से उसको दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा जी। अगर कफ की ड्राइनेस खत्म कर देंगे तो ये सारी समस्याएं उसकी खत्म हो जाएंगी। अभी वो बच्चा है, आराम से रिकवर हम्म, कर जाएगा। सिर्फ थोड़ा ठीक है सा सर। उसको आपने ना बुखार कभी दबा दिया होगा, तो वो दबा हुआ अब बुखार है जो सारे काम करवा रहा है, तो बुखार निकालना होगा उसका दोबारा से, अच्छा सर। तो वो ठीक हो जाएगा उसका। तो बुखार कैसे, मतलब जब कभी आए तो? नहीं, अभी हम लोग तो ऐसे देखिए बुखार चढ़वा देते हैं, अच्छा जी। और उसके बाद फिर पट्टियां रखते हैं, ठंडी गर्म पट्टियां होती हैं। अगर हम्म, गर्म बुखार है तो ठंडी पट्टी है, ठंडा बुखार है तो गर्म पट्टी है। तो उसको अच्छा। न्यूट्रलाइज करते हैं। बुखार ठीक एक है दिन सर। से लेके 3 से 5 दिन तक बना रह सकता है। तो अच्छा। उस दौरान खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी। और हाँ अगर जी। खाना पीना दिया जाता है तो सिर्फ जूसेस पे रखा जाता है। उसके बाद 5 अच्छा। दिन बाद बुखार उतर जाता है, फिर उसे धीरे धीरे खाने पे ले आते हैं। तो इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 दिन लग जाते हैं। तो फिलहाल जैसे अभी हम जो ग्राइप वाटर दे रहे हैं, तो इससे तो कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मैं नहीं भी हूं तो भी बच्चा सेफ है। अच्छा जी। अच्छा सर। मतलब आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ चीजें हैं। गुड़ हो गया, शहद हो गया, ये चीजें सेफ है। हाँ, 1 मिनट, वो ग्राइप वाटर कितना बताना था, मैं भूल गई। आधा चम्मच। 1/2 चम्मच या 1/4? हाफ हाफ, आधा ओके। चम्मच। दिन आधा भर में चम्मच, 3 6 बारी। हो जाएंगे। 6 बारी। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दीपक जी। जी सर। जी, मिला आपको? हाँ जी, ये 3.17 है। 3.17 है। इसकी रेफरेंस रेंज कितनी है? इसकी रेफरेंस रेंज है सर 0.45 से लेकर के 5.33। ये तो आप टीएसएच के बारे में बता रहे हैं। हाँ, TSH ही है सर। और T3 T4 का क्या हाल है? नहीं, T3 T4 नहीं है, इसमें सिर्फ TSH ही है। देखिए, हाइपोथायराइड की तरफ इंडिकेशन है। हाइपो का मतलब होता है शरीर में पानी का उतरना। तो ओके। शरीर में थकान, सूजन, पैरों में भारीपन, हम्म। ये लक्षण इसके आते हैं। और ओके। ये क्योंकि बहुत माइल्ड है, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। पानी पीने के बाद हाँ 2 घंटे के अंदर अंदर आपका यूरिन पास हो जाएगा। हाँ, हो जाता यूरिन पास करने का एक्चुअल टाइम है पानी पीने के बाद लगभग 3 घंटे बाद। है। ओके तो अगर आपको 2 घंटे के अंदर अंदर यूरिन पास हो रहा है तो आप हाइपोथायराइड की तरफ जा रहे हैं। सर, और कभी ये कभी ना क्या होता है, वेरी करता है ये, मतलब कई बार पानी पी लिया फिर वो लेट, और मतलब जो आप बोल रहे हो 3 घंटे के बाद भी होता है, कई बार हाँ, जल्दी भी हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल अगर आप नोट करेंगे तो ये बीच के रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके। तो इतनी से ना तो इसको कोई थायराइड बोलेगा, ना ही इसको कनेक्टिव करेगा हाँ इसके शुगर के साथ। ठीक है। पर चलिए। हम लोग जो है वो न्यूट्रल को मानते हैं, और न्यूट्रल से ज्यादा मतलब ज्यादा, कम मतलब कम। ओके। आप अगर ज्यादा की तरफ हैं तो ये हाइपोथायराइड की तरफ इंडिकेशन देता है। और अगर ये हाइपोथायराइड है तो आपको कहीं ना कहीं माइनर डायबिटीज की भी शिकायत होगी। ओके। और ये आपकी जो आप दवाई ले रहे हैं उससे कंट्रोल हो रही होगी। अच्छा। अगर आप दवाई बंद करेंगे तो कितना डिफरेंस आता है, उससे आइडिया लगेगा कि आपके आपके लिए जो ट्रीटमेंट होगा या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो क्या बनेगा। ओके। जी। तो सर कैसे, मतलब इसको फिर फॉलो करूं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से अभी? सर देखिए, इसके लिए तो ये क्योंकि बहुत माइनर है, हाँ। ऐसी अवस्था में आप दवाइयां बंद करके और एक्सरसाइज पे आ जाइए। लगभग आधा घंटा हाँ जी। लाइट जिमिंग कर सकते हैं, जैसे ओके। डंबल उठाना, अच्छा। पैरों पे वजन डाल के चलना उठाना, और थोड़ा सा ओके। कार्डियो। ठीक है, मैं जनरली वॉक करता हूँ सर, मॉर्निंग इवनिंग में। अकेले वॉक से नहीं होगा, अच्छा। इसके अंदर आपको डंबल उठाने होंगे। 1 किलो के डंबल ले लीजिए, 1-1 किलो के। अच्छा, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ जी। तो ठीक है, समझ उससे जो गया। है आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। ओके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कहीं आपका विटामिन डी का भी रोल रहेगा। आपकी उंगलियों के बीच में आप देखेंगे दबा के, तो हड्डियां थोड़ी हाँ। पतली सी दिखाई देंगी।
हाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट कैसे देखेंगे आप। ठीक है। ये उंगली है, हाँ ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में ये चीज दबा के देखिए, ये पतले से हो सकते हैं। हाँ ये पतले हैं तो ये उसकी तरफ है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ओके आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आप तीन चीजें बोल रही हैं कि विटामिन डी चेक कराना है, कैल्शियम भी चेक कराना है। कैल्शियम का इसमें कुछ नहीं, ये कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका होगा तो हाँ T3 T4 TSH टेस्ट होगा, फास्टिंग टेस्ट होगी और पीपी टेस्ट होगा। ओके इनसे पता लगेगा कि आपके लिए क्या चीज बेटर रहेगी। आफ्टर देन अगर जरूरत पड़ती है तो हम विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट कराएंगे, फिर अच्छा। उसके बाद ये टेस्ट। मैं आपको और थोड़ा सा आपने और भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और बताता हूँ अभी। ये सर, ये भी मैंने अभी 2 दिन 3 पहले ही कराया था ये टेस्ट। ठीक है, मेरा जो HB1AC आया है वो 8.4 आया है। फास्टिंग हायर था 175 के आसपास। और बट अगर आप यूरिन में है, यूरिन में कोई इंडिकेशन नहीं है। अच्छा, जैसा मैंने बताया था अभी क्लास के दौरान हाँ कि ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है और अधिक हो जाता है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी टेक्निक से, या आपका बॉडी उसको कंज्यूम कर लेता है, सांस तेज चलती है और कंज्यूम कर लेता है, हाँ। तो आपकी शुगर यूरिन में शुगर नहीं आएगी। अच्छा ठीक। ठीक है, तो मतलब मुझे यही समझना था कि मेरी कंडीशन जो है हाल फिलहाल, इज इट रिवर्सेबल में है या फिर आप किस? बता रहे हैं वो कंडीशन पूरी तरह रिवर्सेबल में शो हो रही है अच्छा और ये ठीक की जा सकती है विद इन 5 मंथ्स। ठीक है सर, तो आपने जो सजेशन दिया है उसको तो फॉलो करता ही करता हूँ। थैंक यू। सर आपने इनको ये भी कहा ना कि शुगर की दवाई छोड़ने के बाद शुगर टेस्ट कराना, हाँ, शुगर की दवाई छोड़ के शुगर टेस्ट कराएंगे, एक्यूरेसी और ज्यादा कितने आएगी। कितने टाइम बाद कराएं सर? शुगर की दवाई कितने दिनों 4-5 दिन छोड़ बाद, के? अच्छा, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद करा ले वो तभी हो जाता मतलब कि ठीक पता लग पाएगा ना। ठीक है सर, है। थैंक ओके, यू। चलिए आज का टाइम हो गया, हम लोग कल रात को मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर, गुड नाइट थैंक सर। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।